नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनबिग क्लासेज में। आज का वीडियो है प्लेटफॉर्म के न्यू बुक बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में दिया हुआ टेस्ट सीरीज नंबर 8। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन हम लेकर आए, मैथ और रीजनिंग का भी, तो आप इसे ज़रूर देखें और हाँ, जल्दी से इसे शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्यों की सीमाएँ चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है। किस भारतीय राज्यों की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम की सीमाएं हैं जो चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। अगर मिजोरम की सीमा की बात करें तो म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ी है, म्यांमार और बांग्लादेश से। मिजोरम की सीमा भारतीय राज्य मणिपुर, असम और त्रिपुरा सीमा से भी लगता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार देशों से लगती है। भूटान, चीन और म्यांमार देशों से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बिल्डर्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने। विश्व बिल्डर्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। आंसर हो जाएगा सी, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी विश्व बिल्डर्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। कोनेरू हम्पी शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी है और वर्तमान में अभिमन्यु मिश्रा शतरंज के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है। अगला है, बिहार के संबंध में रखने वाला रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रॉ के प्रमुख है कौन, रवि सिन्हा। रॉ का तात्पर्य है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दिनकर गुप्ता जो है वो अभी एनआईए के प्रमुख है। एनआईए के प्रमुख कौन है, तो दिनकर गुप्ता है और रॉ प्रमुख रवि सिन्हा है। आईबी प्रमुख कौन है, तो तपन कुमार डेका। कौन है, तपन कुमार डेका है। और सीबीआई के प्रमुख कौन है, तो प्रवीण सूद है। अगला है, इनमें से किस भारतीय राज्यों का क्षेत्रफल न्यूनतम है। किस भारतीय राज्यों का क्षेत्रफल न्यूनतम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल न्यूनतम है। भारत का क्षेत्रफल में घटते क्रम में 4 राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और इस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश का सबसे कम है। भारत का सबसे छोटा राज्य का क्षेत्रफल जो है वो किसका है, तो वो है गोवा का। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन है, तो वो है सिक्किम है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन, तो राजस्थान। अगला है, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में अभी सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। चबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान में। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है और हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। विक्टोरिया बंदरगाह हांगकांग में स्थित है और रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में स्थित है। जिहाद बंदरगाह सऊदी अरब में, हाइफा बंदरगाह इजराइल में और संटोस बंदरगाह ब्राज़ील में। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। श्रीलंका बिम्स्टेक का सदस्य है। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में कितना देश है, तो 7 सदस्य देश हैं। और कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था। इसका संक्षिप्त नाम था BISTEC। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड था। 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया था। 2004 में नेपाल और भूटान बिम्स्टेक में शामिल हो गया था। किस राज्य के लोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आ गई। लोहरनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई। आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। सिक्किम राज्य के लोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में 2023 में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आ गया था। इस भयंकर बाढ़ में सेना के 23 जवानों सहित लगभग 120 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सिक्किम स्थित तीस्ता 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का 60 मीटर ऊंचा बांध
बह गया था। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर। हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में हुआ था। 1992 में यह पुरस्कार पत्रकारिता और जनसंचार श्रेणी, महिलाओं के मुद्दों से संबंधित श्रेणी और बाल साहित्य वर्ग में भी दिया जाने लगा है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यू थॉन्ट। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति यू थॉन्ट है। यू थॉन्ट जो म्यांमार के हैं, संयुक्त राष्ट्र के पहले एशियाई महासचिव हुए थे। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में हुआ था। और यह पुरस्कार दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना और मैत्री को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 25 लाख रुपये की राशि भी दी जाती है। अगला है स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विकास स्वरूप। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक विकास स्वरूप हैं। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के निर्देशक कौन थे? डैनी बॉयल थे। और इस फिल्म की पृष्ठभूमि मुंबई की झोपड़पट्टी वाले लोग थे। फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में गाने के लिए भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह स्थापना हुआ 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में खाली स्थान आयोजित किया जाता है। आंसर होगा सी, माघी मेला का आयोजन किया जाता है गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में किया जाता है माघी मेला का। 1705 में खिदराना की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए 40 सिख योद्धा मारे गए थे। माघी वह अवसर है जब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। माघी के पूर्व संध्या पर लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लोहड़ी त्यौहार। भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया? आंसर हो जाएगा ए, बिहार में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए। इस प्रकार सर्वेक्षण जारी करने वाला वो प्रथम राज्य बन गया। बिहार में जातीय गणना का प्रारंभ 7 जनवरी 2023 को हुआ था। इस से रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। अगला है अक्टूबर 2023 की जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं। किसी भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन एज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मलयालम भाषा की यह फिल्म है। मलयालम भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन एज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है। 2018 एवरीवन एज ए हीरो के निर्देशक जूडे एंथनी जोसेफ है और यह फिल्म केरल में आई बाढ़ से संबंधित है। अगला है अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? चलिए एक तरफ क्या करते हैं, आय लिखते हैं, उसके बाद व्यय क्या है और बचत क्या है। अगर कह रहा है कि मूल है 100, अगर इसकी आय है, व्यय कितना है 68 है और बचत कितने हो रहे हैं 32 हो रहे हैं। अब उसमें क्या है 20% की मासिक आय में वृद्धि हुआ, कितना परसेंट के 20% के, तो कितना हो गया 120 हो गया। और खर्च में कितने वृद्धि हो रहे हैं तो 68% खर्च करती है, कितने 68% खर्च करती है मासिक आय में इतना, और बचत में इतना परसेंट की वृद्धि हो जाए 9.3/8, बचत में 9.3/8% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा कितना 35। तो ये x% हमें निकालना है और ये कितना हो रहा है 85 हो रहा है। कितना हो रहा है 85 हो रहा है। x% बराबर हमारे पास निकल जाएगा 17/68 गुना कितना हो जाएगा 100, यानी सोल्व करेंगे तो ये 25% आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। आंसर हो जाएगा बी। एक कक्षा के छात्रों की कुल संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो इसे आइए सोल्व करते हैं। एक तरफ क्या रखते हैं, एक तरफ बी रखते हैं बॉयज़ और एक तरफ गर्ल्स रखते हैं।
अब कह रहा है कि छात्रों की कुल संख्या जो है कितना है, 65 है, और कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या 35 है, तो लड़का का कितना हो जाएगा, 65 माइनस 35 हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा कितना, 30, और ये 35 हो गया। इन दोनों के अगर अनुपात की बात करें तो 6:7 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% के छूट देने के बाद उसे 1476 रुपया में बेचा। यदि उसने कोई छूट न दी होती तो उसे 24% का लाभ प्राप्त होता। उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य में कितना है, दशमलव के 2 स्थानों पर निकालना है। तो अंकित मूल्य बराबर होता है 1476 गुना 100/100 माइनस 20, क्योंकि 20% की छूट दिया है और बेचा है कितना, 1476 में, वही हमारा, तभी हमारा अंकित मूल्य निकल जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 1845 हो जाएगा। अब क्या है कि 24% लाभ है तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य होगा, क्योंकि कोई नहीं छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1845 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24% लाभ है तो विक्रय मूल्य। तो अब क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1845 गुना 100 कितना लाभ कमा रहा था, 24 कमा रहा था, तब हो रहा था। इससे निकल जाएगा हमारे पास 1487.90 रुपया। आंसर हमारा हो जाएगा ए। वर्ग ए और बी के 90 छात्रों के गणित में औसत अंक 49 है। ए छात्रों की संख्या बी से 25% अधिक थी और बी में छात्रों का औसत अंक ए के छात्रों की तुलना में 20% अधिक था। ए में छात्रों का औसत स्कोर क्या था। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इधर ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं। अब कह रहा है कि संख्या कितनी है, तो ये 125, तो ये 100, ये अगर हम 5 यूनिट ऐसे 4 यूनिट कर लेते हैं, इसे 50 और इसे 40 कर सकते हैं, क्योंकि 9 यूनिट जो हमारे पास आया बराबर 90 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो माना कि वर्ग ए की छात्रों का औसत कितना है, तो वो है x, तो बी के छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, बी का, तो वो हो जाएगा x गुना 120% बराबर कितना, 6x/5 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 50x प्लस 40x गुना 6x/5 बराबर 90 गुना कितना, 49। तो इसे सोल्व करेंगे तो 98x बराबर हो जाएगा 90 गुना 49, तो आ जाएगा हमारे पास x बराबर कितना, तो 45। तो अभिष्ट औसत जो हमारे पास आएगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तथा शेषफल 2 प्राप्त होता है, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो भाज्य बराबर होता है क्या, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, अब प्लस क्या होता है, शेष होता है। तो n बराबर हो जाएगा 5x प्लस 2, 7n बराबर हो जाएगा 35x प्लस 14। तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं, 5 कॉमन लेते हैं, 7x प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा, और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अभिष्ट संख्या शेषफल। अभिष्ट शेषफल बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक दुकानदार 300 में 2 पुस्तकें खरीदता है, 300 में 2 पुस्तकें खरीदता है। वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरी पुस्तक को 10% के हानि पर बेचता है। यदि पूरी लेन देन में न लाभ है और न हानि हुआ है, पूरी लेन देन में क्या हुआ है, न लाभ हुआ है न हानि हुआ है, पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 20, यानी 1:2 है। अब 3 यूनिट का कीमत कितना हुआ, 2 + 1 कितना हुआ, 300, तो 1 यूनिट का कीमत कितना हुआ, 100। तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुना 120%, तो हो जाएगा कितना, 120। आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट है, कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप की दर से 2 वर्षों में 2,80,900 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगा। यहाँ पर से निकाल लेते हैं, CI परसेंट बराबर हो जाएगा 6 + 6 + 6 गुना 6/100 बराबर कितना हो जाएगा, 12.36%। अब कह रहा है कि 100% बराबर 2,80,900 बटा 112.36 गुना 100। ये इसे सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2,50,000। तो जो हमारे पास राशि जो निकल कर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2,50,000 बी।
एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने 1,56,250 में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसे कितना धन खर्च हुआ? तो लागत मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? लागत मूल्य बराबर हो जाएगा 1,56,250 गुना 100, लाभ भी तो हुआ है 125%, तो कितना है 125 हो जाएगा 1,25,000 जो है उसे लागत हुआ है, लेकिन खरीदा था 1,08,500 में, तो इतना में हमें घटा देंगे 1,25,000 में घटा देंगे कितना 1,08,500, हमारे पास वही लागत आ जाएगा 16,500। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक संख्या पद्धति दिया हुआ है, उसे सरलीकरण करके मान निकालना है। तो सबसे पहले किसका होगा? का क्रिया होगा, इसका होगा, और ये ब्रैकेट में है तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो इसे जब लिखेंगे तो हो जाएगा 25 भागा 60 गुना 4/5 गुना 2 माइनस 20 भागा कितना हो जाएगा 9×5 = 45। तो ये हमारे पास आ गया। जब इसे सोल्व कीजिएगा और अगले स्टेप पे तो ये आ जाएगा डी आंसर। चलिए निम्नलिखित को हल करना है। एक बार फिर से संख्या पत्ती है और इसे सिर्फ जोड़ देना है। जोड़ने पर जो हमारे पास आ जाएगा वो 50.694 आएगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दुगने से 6 कम होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि इकाई संख्या 22 है, दहाई में x है, तो x + 22 जो है यहाँ पर 6 है। मूल संख्या क्या था? 10x + 22 है। नई संख्या क्या हो जा रहा है? 10y + x हो जा रहा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2 गुना 10x + 22 माइनस 10y + x बराबर कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 19x माइनस कितना 8y बराबर 6। अब एक इक्वेशन तो ये आ रहा था, कौन सा? x + y बराबर 6, और एक आ रहा है 2 19x माइनस 8y बराबर 6, ये 2 आ रहा है। दोनों को सोल्व करेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर जो आएगा हमारे पास वो 4 आएगा। तो मूल संख्या कितना आ जाएगा? 10 गुना 2 + 4 यानी 24 आ जाएगा। यहाँ आंसर हो जाएगा सी 24। या इससे भी आप कभी कभी ऑप्शन से भी जल्दीबाजी में कर सकते हैं कि 6 योग कर रहा है तो 4 + 2 कितना? 6, सभी में 6 आ रहा है, तो पहला कंडीशन सब। लेकिन कह रहा है कि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दुगने होगा। अगर 24 को उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 कितना हो गया? तो ये 42 होगा। मूल संख्या के दुगने से 6 कम है, तो 6 दूनी 48 और माइनस 6 करेंगे तो 42 आ रहा है, तो हमारे पास यही आंसर हो जाए। जबकि ये सब को करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अगला है उस विकल्प का चयन करिए जो भिन्नों को बढ़ते क्रम में दर्शाता है। इस एक दिया हुआ है उस भिन्नों को बढ़ते क्रम में, तो सीधे इसे तोड़कर वो फ्रैक्शन में ले आइए। 0.4 हो जाएगा। 1/3 को तोड़िएगा तो 0.33 हो जाएगा। 3/5 को 0.6, 1/4 को 0.25 और 7/10 को तोड़िएगा तो आ जाएगा 0.7 और 5/8 को तोड़िएगा तो 0.625। अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए 7/10 सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर इस तरह सजा हुआ है बढ़ते क्रम में। 2 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल क्या होगा ये बताना होगा। सम पूर्णांक का योगफल बराबर 281 माइनस 1/2 बराबर कितना? 140। तो अभिष्ट योग बराबर जो होगा x × x + 1 हो जाएगा, यानी 140 × 140 + 1 बराबर 140 गुना 141 बराबर 19,740 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। सुशील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है और बिशन वही कार्य 18 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि एक साथ कार्य करें तो उसे कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोनों मिलकर कार्य करने में लगा समय जो हो जाएगा सीधे 15 गुना 18 कीजिए और 15 + 18 कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 8.2/11 घंटा। आंसर हो जाएगा डी। ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष, तो ए की आयु क्या होगा? कह रहा है कि a + b + c/3 बराबर 20 दिया हुआ है, तो a + b + c बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब b + c/2 बराबर 25 दिल है, तो b + c बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ए की आयु कितना निकल जाएगा? तो 60 - 50 कर देंगे 10, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ए हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
1904 ईस्वी में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था 1899 से 1905 ईस्वी तक था। लॉर्ड कर्जन भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय था। कर्जन के कार्यकाल में थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया गया था। कर्जन के काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था और कर्जन ने वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने हेतु एक कृषि अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना किया था। अगला है मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। यह कथन निम्नलिखित में किसने दिया था? मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। आंसर हो जाएगा बी, श्री नारायण गुरु ने दिया था। श्री नारायण गुरु ने 1888 में केरल में अरबी पुरम आंदोलन प्रारंभ किया था। अरबी पुरम आंदोलन की पृष्ठभूमि से बाद में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत हुई। श्री नारायण गुरु ने केरल के एचवाई जाति के लिए आंदोलन किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता यानी कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। आंसर हो जाएगा सी, 1917 में किया था। सैडलर आयोग डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था। सैडलर आयोग में 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियादीन अहमद शामिल थे। सैडलर आयोग ने महिला शिक्षा के प्रसार हेतु कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा बोर्ड बनाए जाने की सिफारिश की। सैडलर आयोग ने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी सिफारिश किए थे। अगला है, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, 21 सितंबर को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्यों को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी की स्थापना हुई। लोकटक झील जो काफ़ी प्रसिद्ध है मणिपुर में स्थित है। मणिपुर को देश का आर्किड बास्केट यानी आर्किड फूलों की प्रजाति के कारण कहा जाता है आर्किड बास्केट। रंगनाथ स्वामी मंदिर को गोलिगोपुरम कहा जाता है। गोलिगोपुरम का अर्थ क्या होता है? रंगनाथ स्वामी मंदिर को गोलिगोपुरम कहा जाता है। गोलिगोपुरम का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पवन मीनार। किसका? गोपुरम का अर्थ होता है मुख्य प्रवेश द्वार। और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। कावेरी नदी के तट पर 3 प्रमुख रंगनाथ मंदिर है। आदिरंगा, मध्यरंगा एवं अत्यरंगा तीनों रंगनाथ स्वामी मंदिर है। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गोदावरी बेसिन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पंचमपाद एवं जैकवाड़ी इस नदी निर्मित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं भी है। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी में पाई जाने वाले धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दूसरा स्थान है। लौह मिट्टी या अन्य चट्टानों के साथ पिंड रूप में मिलता है। इसके साथ एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशियम, सेलखंडी, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा तथा अन्य अपद्रव्य मिलते हैं। भूपटल के वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम 8.13%, चौथे स्थान पर लोहा प्राप्त होते हैं। एल्युमिनियम पृथ्वी की प्रपट्टी में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर धातु है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है। और कितना था? तो 2.8 था। वस्तुओं और निर्यात और आयात के संतुलन को खाली स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, व्यापार संतुलन। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। व्यापार संतुलन को व्यापार का अनुकूल होना भी कहा जाता है। जब व्यापार असंतुलन हो तो उसे व्यापार का प्रतिकूल भी कहते हैं। और जब कोई देश आयात अधिक और निर्यात अपेक्षाकृत कम करता है तो व्यापार प्रतिकूल कहलाता है। भारत का वर्तमान में व्यापार का प्रतिकूल है, विशेषकर चीन देश के साथ और पेट्रोलियम के आयात के संदर्भ में। शेरशाह सूरी का मकबरा खाली स्थान में स्थित है। शेरशाह सूरी का आंसर हो जाएगा सी, सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले में हुई थी।
शेरशाह का मकबरा झील के बीच निर्मित अष्टकोणीय इमारत है। निम्नलिखित में किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा बी, रानी गाइडिंलियू। रानी गाइडिंलियू ने पूर्वोत्तर भारत से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। रानी गाइडिंलियू का संबंध मणिपुर राज्य से था। यदुनाग की फांसी के बाद गाइडिंलियू ने नाग विद्रोह की बागडोर संभाली थी। अगला है सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है खाली स्थान के मकबरे से जुड़ा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के। सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है अकबर के मकबरे से जुड़ा है। अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण कार्य 1605 में शुरू किया था, लेकिन जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। अकबर के मकबरे का आकार पिरामिड नुमा है और यह 5 मंजिला है। अकबर के मकबरे के ऊपर कोई गुंबद नहीं है। अगला है खाली स्थान को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। अरुणा आसफ अली 1958 में दिल्ली की प्रथम महापौर बनी और उन्होंने मीडिया प्रकाशन गृह शुरू किया था। किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। सही आंसर हो जाएगा सी, दालें। दलहनी पौधे जो है मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। दलहनी फसलों की जड़ों में जैविक पदार्थ जैसे राइजोबियम जीवाणु की मौजूदगी में मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से प्रभावी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3a 4b बराबर कितना है? 5c। यहाँ पर a b c लिख देंगे और इसे 4 और 5 से गुना कर देंगे। a को b को कर देंगे 3 गुना 5 से और c को कर देंगे 3 गुना 4 से। हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और यही अनुपात में आ जाएगा। आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो एक फार्मूला जो हम लोग जानते हैं, a + b + ab बटा 100 ये हो जाता है। यहाँ पर a क्या है? 40 है, छूट कितना दे रहा है तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 40 गुना 25 अब बटा 100 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास 5% आ जाएगा और वो लाभ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। एक विभाजन के नियम में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज क्या होगा? तो शेष क्या है? 24 है, तो भाजक बराबर हो जाएगा कितना? 24 गुना 9 हो जाएगा, यानी 216 हो जाएगा। और 8 गुना भागफल बराबर क्या हो जाएगा? 216। तो भागफल बराबर कितना हो जाएगा? 216 बटा 8 बराबर कितना? 27 हो जाएगा। तो भाज्य बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेष 24 बराबर 5856। आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है, एक धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 5808 और 5 वर्षों में इतना हो जाते, यदि उसी दर पर 8500 की धनराशि इतना वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज सबसे पहले निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो 7320 माइनस 5808 बराबर 1512 हो जाएगा। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1512 गुना 2/3 बराबर 1008 हो जाएगा। अब मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर कितना? तो 5808 माइनस कितना? 1008 हो जाएगा, यानी 4800 रुपया हो जाएगा। तो दर इससे निकल जाएगा। दर का फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना? 4800 गुना कितना? समय 2 वर्ष का। आंसर हो जाएगा कितना? 10.5%। तो नया ब्याज क्या हो जाएगा? नया ब्याज निकल जाएगा 8500 गुना कितना है? 14 और गुना कितना है? 10.3 बटा कितना हो जाएगा? 100 गुना 3, क्योंकि हमें इतना वर्षों में निकालना है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आएगा 4165। कितना आएगा? 4165 डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी साझेदारी करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना, बी का निवेश सी के निवेश से 2/3 गुना है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 था। लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? माना कि बी का निवेश कितना है? x है, ए का निवेश 3x है, सी का निवेश 3x/2 है। ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 3x अनुपात x अनुपात 3x/2 बराबर 6x अनुपात 2x अनुपात 3x
बराबर 6:2:3। तो लाभ में बी का हिस्सा बराबर हो जाएगा 6600/11 गुना 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। आंसर हो जाएगा बी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका सिर्फ एलसीएम निकाल लीजिए, वही हमारा आ जाएगा इन सब का। तो एलसीएम हो जाएगा 96, डी हो जाएगा। अगला है, यदि p बराबर 5 - 2√6 है तो p² + 1/p² का मान क्या होगा? तो आइए 1/p बराबर क्या होता है? तो 1/p बराबर होगा 1/5 - 2√6। इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे 5 + 2√6/5 + 2√6 से। हमारे पास ये आ जाएगा 5 + 2√6 आ जाएगा, यानी एक माइनस में एक प्लस में आ जाएगा। p + 1/p का मान हो जाएगा 5 - 2√6 + 5 + 2√6। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो p² + 1/p² बराबर हो जाएगा कितना? तो p + 1/p² -2, यानी 10 के स्क्वायर -2 बराबर कितना हो जाएगा? 98। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। एक छात्र ने पेनों की एक डिब्बा 24 में 8 पेन की दर से खरीदा और सारे पेन 45 में 9 पेन की दर से बेच दिए। इस सौदे में उसे 240 का लाभ हुआ। डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी? तो एक पेन का क्रय मूल्य जो हमारे पास है वो कितना है? क्रय मूल्य बराबर 24/8 है, यानी 3 है। और विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 45/9 बराबर 5। तो प्रति पेन जो हमारे पास लाभ निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? वो 2 रुपया हो जाएगा। तो 240 रुपया लाभ है, तो कुल पेनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 240/2 कर दीजिएगा, 120 पेन आ जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। अगला है 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम समवर्त क्या होगा? तो ऊपर वाला को हमें एचसीएफ निकालना है और नीचे वाला को क्या है? एलसीएम निकालना है। तो ऊपर का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2, और नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है ये देखना है। इसे कुछ नहीं करना है, सिंपल सी सबको बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करना है? हर को एलसीएम ले लेना है, हर को एलसीएम ले लेना है, हर को। तो एलसीएम जो हमारे पास आएगा हर का वो कितना आ जाएगा? तो 756 आ जाएगा। और सभी को हर को बराबर कर देना। जैसे 13/21 है, उसको 36/36 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 468/756 हो जाएगा। यानी सभी को जब 756 कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5/18 बराबर कितना? 210/756। 19/27 को लिख सकते हैं 532/756। और इसी में हमें देखना है कि कौन सा बड़ा हो जाएगा। इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा कितना? सी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो पी से क्यू गया है तो कितना है? +1 किया गया है। और ई से जे गया है, ये +5 है। और एन से ओ गया है, वो है +1 है। यानी हमारे पास जो सीरीज आ रहा है +1 +5 +1 +5 +5 और +1 किया गया है। उसी तरह अगर हम एल्बम को करेंगे किस तरह? तो +5 फिर +1 और फिर +1 और +5 +5। अगर इस तरह हम करते हैं तो हमारे पास निकल कर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ये डी। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के सम स्थान पर आने वाले अक्षर को 1 बढ़ाकर और विषम स्थान पर आने वाले अक्षर को 5 बढ़ाकर कोड किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बोतल, कैप, जार। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ढक्कन। जिस प्रकार बोतल को कैप लगा के बंद किया जाता है उसी प्रकार जार को ढक्कन लगाकर बंद किया जाता है। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 125 को कैसे लिख सकते हैं? तो 5 के क्यूब लिख सकते हैं। 343 के 7 के क्यूब लिख सकते हैं। 131 को 11 के क्यूब लिख सकते हैं। और 13 को क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2197। 5, 7, 11, 13 का सीरीज चल रहा है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 13, 210 किस तरह ये संबंधित है। तो 13 + 1 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और गुना कर देंगे 13 + 2 कितने से? यानी ये 15 हो जाएगा। 14 ×
15 हो जा रहा है 210। उसी अगर हम इसे देखते हैं तो 8 गुना 9 कितना हो जाएगा 72। आंसर हो जाएगा डी। उस विकल्प को चुने जो तीसरे अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से। आइए देखते हैं डी के विपरीत क्या है, भी होगा। जी के विपरीत जो हमारे पास है, अब भी कैसे होगा, +1 करके, +1 नहीं, यहाँ पर -1 किया हुआ, डी से भी होगा। जी का विपरीत में 1 अगर हम जोड़ते हैं तो यू होता है। इसी तरह हमें एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक को विपरीत करके। तो अगला जो हमारे पास ये आएगा यानी बी का जो हमारे पास विपरीत होता है वो क्या होता है, वो 22 होता है। उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। पहचाने कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है। तो आइए देखते हैं ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है, ये भी सही है। ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। राज्यसभा में नामित 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। राज्यसभा में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245 सदस्य हैं। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, और इसका आंसर हो जाएगा सी, आर.के. षणमुख शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुख शेट्टी थे। स्वतंत्र भारत का पहला आंतरिक बजट आर.के. षणमुख शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। कब, तो वो किया था 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और खालिस्तान के बीच हस्तांतरित की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा बी, गोरखा के साथ। सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और गोरखा के बीच हस्तांतरित की गई थी। मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि के द्वारा आंग्ला नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है, आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध धर्म। म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। थेरावाद बौद्ध धर्म म्यांमार का प्रमुख धर्म है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। पोलैंड की मुद्रा क्या है, पोलैंड की मुद्रा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलाटी। पोलैंड का मुद्रा जो है वो है जलाटी, और पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वार्सा है। अगर ये येन कहाँ की मुद्रा है, तो ये जापान की मुद्रा है, और डॉलर कहा जाए तो अमेरिका के है। नेक्स्ट है सिंधु लिपि निम्नलिखित में किस ओर लिखी जाती थी, सिंधु लिपि। आंसर हो जाएगा ए, दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी सिंधु लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थलों से शिलखंडी मिट्टी पर चिन्हों का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एल.एम. सिंघवी ने। किसने, एल.एम. सिंघवी ने। एल.एम. सिंघवी समिति का महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों को मान्यता दी जानी चाहिए, और गांवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होनी चाहिए। अगला है सुमेलित करना है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था, तो 2001 में। साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन शुरू हुआ था 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था 1987 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ, तो 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे मानव विकास सूचकांक SDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक असमानता को। प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय संभावित आयु और विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, ये तीनों शामिल किया जाता है मानव विकास सूचकांक में। आइए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हैं। एक तरफ पंचवर्षीय योजना, एक तरफ आरंभ वर्ष। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1974 ईस्वी में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1956 ईस्वी में। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1992 ईस्वी में।
और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 4, 3। अगला है पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था? रोलिंग प्लान का सुझाव, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए जी मिर्डल के द्वारा किया गया था। रोलिंग प्लान का सुझाव गुरनार मिर्डल द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान के अंतर्गत अनवरत प्लान चलती रहती है। वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने भारत के लिए यह स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है। राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद घोष ने। किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। पहले स्वयं में वह बदलाव लाए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, यह कथन महात्मा गांधी का था। और जवाहरलाल नेहरू का कौन सा था? कि अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों को विजयी होती है, कायरों की नहीं होती है, जवाहरलाल नेहरू। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले थे कि विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। निम्नलिखित में किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है? असम राज्य से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काठी से। काठी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काठी का। काठी लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है। काठी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। छहू सरमूल कर्मा विदेशिया झारखंड का लोक नृत्य है। चपादी गढ़वाली उत्तराखंड का लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। पंडवानी नवारानी छत्तीसगढ़ का है, जबकि नट पूजा चोंगली और बिहू असम से संबंधित है। वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया? सागर नितल प्रसरण कहा गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैरी हेमंड हेस ने। हैरी हेमंड हेस ने। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है। असमान शब्द को चयन करें। आंसर हो जाएगा बी दूरी। लीटर, मिनट और किलोग्राम सभी मात्रक है, जबकि दूरी मात्रक नहीं है, तो दूरी असमान शब्द है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें 3 किसी न किसी तरह से समान है और 1 असमान है। समान अक्षर समूह को चयन करना है। तो आइए देखते हैं। ई से एच गया कितना है? +3 किया गया है। एच से के गया है, ये भी +3, और के से एन है, ये +3 है। पी से एस +3 है, एस से भी +3 है, भी से बाई +3 है, एन से ओ +1 है, यानी यहीं पर समान है। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या क्या है, ये हमें बताना है कि इसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। तो 35 से कितना +1 जोड़ेंगे तो 36, 36 में +4 जोड़ेंगे तो 40, 40 में क्या जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा। तो अगर यहाँ पर 1 के क्यूब करते हैं तो हो जाता है। इसमें से 4 जोड़ा गया है तो 2 के स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है। 36 से जो हमारे पास 40 है 2 के। अब 40 से अगर यहाँ पर देखना है तो 3 के क्यूब करते हैं 27, तो जोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा। 40 और 27 क्या होगा? 67। यहाँ पर तो आंसर मिल रहा है 27। लेकिन अगला स्टेप भी चेक करते हैं। अगला बार में क्या होगा? 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 से 16 यानी 67, और 16 कितना हो जा रहा है? तो वो हो जाएगा 83, यानी अगला स्टेप भी हमें मिल जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। यानी सीरीज जो हमारे पास चल रहा है वो चल रहा है किस चीज़ का चल रहा है? तो 1 के क्यू है, 2 के स्क्वायर है, 3 के क्यू है, 4 के स्क्वायर है, 5 के क्यू है, 6 के स्क्वायर है। इस तरह का सीरीज चल रहा है। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह समान, 1 समान है, तो असमान क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी पालक। गाजर, आलू और मूली ये सभी भूमिगत तना है, जबकि पालक एक साग है। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें 3 किसी न किसी तरह समान असमान चूज करना है। आइए देखते हैं। अगर 12 गुना 6 करते हैं बरछक का 72 हो जाता है। 17 गुना 6 करते हैं तो 102 हो जा रहा है। 19 गुना 6 करते हैं 114, और 28 गुना 6 करते हैं तो 168 हो जा रहा है, जबकि यहाँ 164 है। तो हमारे पास असमान जो है वो है ए। फिर से असमान और समान को देखना है कौन सा हो जाएगा। B+1 C हो जाएगा, C प्लस कितना हो जाएगा? 2 E हो जाएगा, E +3 H हो जाएगा, H +4 L हो जाएगा। यानी हम पे सीरीज 1 +2 +3 अब +4 का सीरीज चल रहा है। अगर यहाँ देखना G + H है, +1 है, और H से J गया है, ये +2, 2 तक तो मिल रहा है। J से M गया +3 भी मिल रहा है, लेकिन M से अगर P गया है वो +3 ही है, तो यहाँ पर +4 होना चाहिए। आंसर हमारा हो जाएगा डी।
यदि हनी को 72 के रूप में तथा इसको 80 के रूप में कूटबद्ध किया गया तो शुगर को किस रूप में किया जाएगा। अब हनी को किस तरह लिखते हैं, सभी का स्थानीय मान को जोड़ देना है। H का 8, O का 15, N का 14, E के 5 और बाई के 25 होगा। कितना हो जा रहा है, 67 हो रहा है। और कितने अक्षर है इसमें, 5 है, 5 ये भी जोड़ देते हैं, 72 हो जाएगा। उसी तरह क्या है, 10, 1, 7, 7, 5, 18, 24 जोड़ दिया है, प्लस इसमें कितने अक्षर हैं तो 2, 2, 4, 6, 7 है, जैगरी में 7 जोड़ दिया, 80 आ जाता है। शुगर का S का 19 होता है, U का 21 होता है, G का 7 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है। सभी को जोड़ेंगे तो 66 है। शुगर में 5 लीटर है, 66, 5, 71। आंसर हमारे पास आ जाएगा A। मनी को 77, कैपिटल को 67, एसेट को किस रूप में करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर सभी अक्षरों को स्थानीय अंकों को जोड़ने के बाद कितना जोड़ना है ये ध्यान रखना है। तो अगर मनी को अगर हम करते हैं तो पूरा 72 आता है स्थानीय मान, प्लस 5 जोड़ रहे हैं तो 77 आ रहा है। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का पूरा 62 आ रहा है, इसमें भी 5 ही जोड़ते हैं तो 67 आ रहा है, ना कि इसमें ये 7 जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया, यानी सभी में 5 ही जोड़ा गया। एसेट में भी 5 ही जोड़ा जाएगा, तो एसेट में टोटल जोड़ने पर 64 आ रहा है और 5 फिर से अलग से जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। यदि किसी कोड भाषा को बेटर को इस तरह लिखा जाता है तो कोड भाषा में वर्ड्स को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं बेटर को कैसे लिखा है। बी से ई गया है +3 किया है, ई से बी गया है -3 किया है, यानी एक बार +3 एक बार -3 का सीरीज चलाया है। उसी तरह वर्ड्स के डब्ल्यू के +3 करेंगे तो जोड़ेगा, ओ के -3 करेंगे तो एल होगा, यू होगा, पी होगा और एच होगा, ये सीरीज चलेगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे प्रतिस्थापित करेगी। आइए देखते हैं। 304 से 261 गया है तो ये -43 है, यहाँ पर -40 है, यहाँ पर -37 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो -34 हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा 184 -34 150, तो आंसर हो जाएगा कितना 150 ए। 86 नंबर प्रश्न है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में यदि 23 + 49 को इतना लिखते हैं तो आइए किस तरह लिखा गया है ये हमें ध्यान देना है। 24 + 51 को 410, तो 23 और अति को क्या है कि 3 और 9 को गुना किया गया है, 2 और 4 को गुना किया गया है, 8 हो जाएगा, और 9 और 3 को गुना करके 27 हो जाएगा, यानी लिखा गया है 27 8। उसी तरह 24 51 को क्या कर दिया गया है कि सबसे पहले 4 गुना 1 किया गया है, 4 गुना 1 किया गया है 4 है, और बाद में ये 5 गुना 2 किया गया है तो ये हो जाएगा 10। उसी तरह से क्या है 8 गुना 1 करेंगे तो 8 होगा, और 7 गुना 6 42, 842 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये देखना है। 6 - 2 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर -2 करेंगे, यानी 4 के स्क्वायर कितना 16 - 2 = 14। उसी तरह अगर 11 - 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 के स्क्वायर और -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 - 5 = 31। हमारे पास ये लिखा गया है। चलिए 1 और 9 को भी चेक कर लेते हैं। 9 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 आएगा, 8 के स्क्वायर माइनस ये 1 रह जाएंगे तो हो जाएगा 64 - 1 = 63। अब इस सीरीज को अच्छे से समझिए, ये कहाँ क्या कह रहा है। ये कह क्या रहा है कि जो ये 10 और 3 है तो 10 - 3 है तो कितना आएगा 7 आएगा। अभी 7 को हल करना है, 7 के तो स्क्वायर करना है, और ये जो है उसे घटा देना है, तो हमारे पास जो आ जाएगा कितना 49 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 46, यानी यहाँ पर जो अक्षर होगा वो होगा 46 सी। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा ये देखना है। अगर 1 + 3 और +3 करें 6 1 7 हो जाएगा, और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, 4 3 7 1 8 8 के करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब कितना करेंगे 169, तो 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 4 + 2 6 तो हो गया है। अब 13 लाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा 7 रखना होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए सर्वोत्तम ढंग से कौन दर्शाया गया है आइए देखते हैं। इसमें से लड़कियां बुद्धिमान और लड़के, अगर ये बुद्धिमान है इधर लड़कियां कर देते हैं और ये लड़के कर देते हैं तो ये हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। निम्नलिखित बेन आरेख में त्रिभुज खिलाड़ियों को निरूपित करता है, षष्ठभुज भारतीयों को, आयात लड़कों को। तो दी गई विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो बताया कि कितने भारतीय खिलाड़ी हैं लेकिन लड़के नहीं हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ये 10। आंसर हो जाएगा ए।
भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम में निम्नलिखित में किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा कौन कौन? तो नरीकोरवन समुदाय को भी दिया गया है, हट्टी समुदाय को भी दिया गया है और कुड्डू कुरुबा समुदाय का। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध राज को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। अवध राज को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। अवध राज को 1856 में कुशासन के आधार पर विलय कर दिया गया। अवध राज को दुधारू गाय की संज्ञा दी थी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, जेनेवा में स्थित है। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ? आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं बुश बेल्ट घास स्थल। लेबर कप संबंधित है किससे? और इसका आंसर हो जाएगा ए, टेनिस से संबंधित है लेबर कप। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में लॉन टेनिस का जन्म हुआ था और टेनिस की विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएं होती है जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन और US ओपन होता है और एक विंबलडन होता है। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? ट्रांजिस्टर की तकनीक का। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे पीढ़ी में किया गया था। प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब के, दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के, तीसरे पीढ़ी में IC का, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का और 5वीं पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है वो है ऑप्शन ए, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम प्रकृति में नहीं मिलता है, इसे कृत्रिम रूप में बनाया जाता है। प्लूटोनियम एक्टिनाइड्स है, यह एक प्रमुख रेडियो सक्रिय तत्व है। भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दुगना करना है, ये उद्देश्य नहीं है, बाकी ये सभी उद्देश्य है। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसमें गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जीव वैज्ञानिक नाम गैलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर में स्थित है। गैलापागोस द्वीप समूह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ग्रेगर जॉन मेडल का आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी रोग होता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और दृष्टिहीनता जो होता है ज़्यादातर विटामिन A की कमी से होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन होगा? तो वो हो जाएगा डी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है जबकि कंठमाल, छोटी चेचक और खसरा विषाणु जनित रोग है। किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम है, 6 ओम बैटरी में श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? R1 बराबर है 2 और R2 बराबर है कितना? 4 है और टोटल R हो जाएगा श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2 हो जाएगा यानी ये 6 ओम हो जाएगा। अब V बराबर दिया हुआ है कितना? 6 वोल्ट तो I बराबर हो जाएगा V/R, 6/6 बराबर 1 एम्पियर। अब कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध में 5 सेकंड में ऊर्जा क्या होगा? तो H बराबर होता है I² RT। I कितना है? 1 है और R कितना है? 4 है, 4 ओम का पूछ रहा है और T कितना है? 5 सेकंड तो हो जाएगा 20 जूल। आंसर हो जाएगा C। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? आंसर होगा ए, उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। उच्चतर पोषी स्तरों में ऊर्जा की कमी होना। भारत में वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा डी, 1981 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में संशोधन कर 1987 में इसमें शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिटनेस का। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। टिटनेस में तंत्रिका तंत्र अंग प्रभावित होता है या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण टिटनेस रोग होता है। प्रमुख लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। वेन आरेख द्वारा आइए देखते हैं ब्रह्मांड, प्लूटो और मंडल क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूरे ये क्या है? ब्रह्मांड है और एक में उसमें प्लूटो है, एक में सौर मंडल है तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए देखते हैं कि चयन करके बॉक्स को मोड़कर नया आकृति अगर हम बनाते हैं क्या होगा? इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, डी के अपोजिट ई होगा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी।
क्योंकि किसी भी घन का विपरीत फलक संगत फलक नहीं होता है, अतः विकल्प डी घन को नहीं बनाया जा सकता है। आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, यहाँ पूछ रहा है नहीं बनाया जा सकता, तो डी हो जाएगा। पेनी का घर पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन की दाहिनी तरफ पाएंगे। प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण में। साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा? 2018 का कैलेंडर, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2007। 2007 से पहले का लीप वर्ष 2004 है, अर्थात 2007 लीप वर्ष प्लस 3 साल, 2007 प्लस 11 बराबर 2018 समान कैलेंडर होगा। आंसर होगा डी। अक्षरों को सेट कीजिए, कौन सा अक्षर समूह यहाँ पर सही हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए। अगर 111 की बात करें तो आइए देखते हैं किस तरह संख्या श्रृंखला है। +1 किया गया है, गुना 3 किया गया है, +5 किया गया है, गुना 7 करेंगे 41 गुना 7 कितना हो जाएगा? 287 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। अगला है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 8 मित्र है और एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो आइए अरेंज करते हैं कैसे बैठा हुआ है। जे पी के दाएं से दूसरे स्थान पे है। अगर यहाँ पर पी है तो यहाँ पर जे होगा और यहाँ पर एक स्थान खाली है। के दाएं से तीसरे स्थान पर है, के दाएं से तीसरे स्थान पे, यानी यहाँ पर अगर के है तो यहाँ पर 2 खाली है। एम ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एम जो है हमारे पास वो क्या है? ओ के, यहाँ वहाँ के हो जाएगा, यहाँ पर एक और अक्षर खाली हो जाएगा क्योंकि के बीच में आ जा रहा है। एल के या एन के पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में किस समूह का पहला व्यक्ति अन्य दो के बीच में बैठा हुआ है? यहाँ पर के हो गया तो यहाँ पर एन हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा और यहाँ पर एल हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो b+2 करेंगे, डी है, d प्लस कितना करेंगे? +2 f होगा, f+2 करेंगे तो h होगा। हमारा पास पहला तो मिल गया है, दूसरा 25 से 23 गया है, 23 से 21 गया, 21 से क्या हो जाएगा? तो 19 होगा, h 19 हो जाएगा। आंसर हमारे पास डी आ जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा? तो C से D +1 है, D से F +2 है, F से I +3 है और I से +4 जो होगा वो होगा M। आंसर हो जाएगा A। चलिए, कूट भाषा में ब्लैक को इतना लिखा जाता है, ब्राउन को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में कलर को कैसे लिखा जाएगा? तो ब्लैक को जो लिखा गया है BLAC के, उसे लिखा गया AALKC से देखते हैं। तब B से A गया है, -1 किया है, A को यहाँ लिख गया है और L को यहाँ पर 0 पॉजिटिव जोड़ा है, यहाँ भी 0 जोड़ा है, यहाँ पर एक -1 किया है। इसी तरह सभी को लिखा गया है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, कलर में C लिख देंगे। निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगा? तो 27 + 2 29, 29 + 4 33, 33 + 8 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 41 हो जाएगा, क्योंकि 41 + 16 47 है। यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं सिरे से 7वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा वर्णमाला के क्रम में? तो EIINRSTUV बाई हो जाएगा, बाएं से 7वां आएगा, बाएं से 7वां आएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, टी। एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी है। यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पे है, ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पे है, तो कुल किताबों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 18 + 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उसमें से एक घटा देंगे क्योंकि पूरे, तो हो जाएगा टोटल 22। आंसर हो जाएगा बी। किसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखते हैं, इतना को इतना, तो इन ईयरली स्टार्ट को क्या लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे 144। निम्नलिखित में कौन सा कथन सामान्य कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है, ये बताना है। तो ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, गलत है। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, बिल्कुल सही। ये अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, गलत है। ये अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, ये सही। आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या है? वो है डी। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म समानता या आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि कठोर संरचना के कारण ठोस अवस्था में आयनों की गति संभव नहीं है। यह आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं या कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं।
पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन है? आंसर हो जाएगा ए फाइकोसाइनिन। कौन है? फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। प्रत्येक 1/100 सेकंड में, क्योंकि ये कितने हर्ट्ज का होता है? तो ये 50 हर्ट्ज का होता है इंडिया में, जो ±3% यूज होता है। और डीसी विद्युत धारा का परिमाण हमेशा नियत रहता है और एसी विद्युत धारा का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण वस्तुओं का आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अतः किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के प्रयोग से देखा जा सकता है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नाभिक की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा सी, हेनरी रदरफोर्ड ने किया था नाभिक का खोज। प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। आंसर हो जाएगा डी, एमाइलेज। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के परित झुका हुआ है। अगला है, वर्ष 2022 के लिए BCCI पुरस्कारों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। ऋषभ पंत को क्या मिला है? तो वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, ये सही है, हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह को क्या मिला है? तो वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। सूरज कुमार यादव को क्या मिला है? तो वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। और श्रेयसा अय्यर को मिला है वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन बैटरी में निम्नलिखित में कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? आंसर हो जाएगा डी, लिथियम का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है गुरुत्वाकर्षण के नियम। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। और अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कई बार यह प्रश्न रहता है। आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट है, व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? आंसर हो जाएगा ए, कैलिस्थेनिक। व्यायाम विज्ञान का अध्ययन कैलिस्थेनिक्स में होता है। मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुन्नैन से। मलेरिया रोधी दवा क्विनीन कुन्नैन पौधे से प्राप्त होती है। मलेरिया रोग के लिए उपयोगी दवा क्विनीन पौधे के छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? तो आइए देखते हैं। 6 से 8 गया है, +2 है। 8 से 11 +3 है। 11 से 16 +5 है। ये प्लस अगर 16 से क्या करेंगे +7 तो हो जाएगा कितना? 23। आंसर हमारा आ जाएगा डी, 23। प्रत्येक संख्या में अभाज्य संख्या को जोड़ता गया है। अगला है, दिए गए कथनों पर आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है? तो आइए देखते हैं। सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। अगर ये कंप्यूटर है और ये लैपटॉप है, उसके बाद कह रहा है कि कुछ लैपटॉप सॉफ्टवेयर है, कुछ लैपटॉप सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कौन सा आंसर? तो ए हो जाएगा कि कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकालते? ओम आकाश से लंबा है। सबसे पहले ओम है, लंबा है किससे है? तो वो है आकाश से, आकाश से। श्रद्धा जो है वो ओम से लंबी है। श्रद्धा जो है, श्रद्धा है ओम से लंबी नहीं है, सॉरी ओम से लंबी नहीं है, यानी ओम लंबी हो जाएगा, तो ये श्रद्धा हो जाएगा। उसके बाद प्रतीक्षा श्रद्धा से छोटी है, यहाँ से क्या होगा? प्रतीक्षा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रतीक्षा जो है वो ओम से छोटी है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह है, तो आंसर हो जाएगा डी। 139 नंबर का है कि कौन सा अनुक्रम 5वें स्थान पर आ रहेगा अंग्रेजी शब्दकोश में? सही जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा सही जवाब? वो हो जाएगा डी, पेयर्ड। निम्नलिखित शब्दों में एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका? बी। दाखिला होगा, फिर कक्षा में जाएगा, परीक्षा होगा, अंकन होगा, परिणाम होगा। 141 का क्या हो जाएगा? तो 141 का बी हो जाएगा। 142 का ए हो जाएगा। 143 प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी।
ये सब आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। फिगर का प्रश्न है तो काफ़ी इजी होता है। 144 का प्रश्न का आंसर सी होगा। 145 की बात करते हैं तो बी होगा। 146 का कितना होगा, तो 146 का जो होगा वो सी हो जाएगा। 148 नंबर का निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो 147 नंबर का जो है वो सी हो जाएगा, 6 वर्ग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए का मतलब घटाना बी का मतलब गुना है तो यहाँ पर मान रखना है इस संख्या पत्ती में, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी 9। 149 नंबर का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए नंबर। अगला है 150 नंबर। आइए देखते हैं 150 का क्या हो जाएगा। 150 के अगर हम डील का देखेंगे मैट्रिक्स, तो ये हमारे बन के आ जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा बी 21, 75, 97 और 68 हो जाएगा। ये था प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 के बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।